नमस्कार। मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आपका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अंतर्गत जो हॉब्स के संप्रभुता एवं उसके व्यक्तिवाद संबंधी विचार हैं उनका अध्ययन करेंगे। व्यक्तिवाद जो संबंधी विचार हैं में हॉब्स के जीवन परिचय, उसकी महत्वपूर्ण पुस्तकें और उसका जो सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है उसके बारे में पूर्व में वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अब हम बात करते हैं उसके संप्रभुता संबंधी विचारों की। हॉब्स कानूनी संप्रभुता का समर्थन करता है। संप्रभुता क्या होती है? ये बीए फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को अच्छे से। संप्रभुता का मतलब है राज्य की द्वारा निर्णय लेने की शक्ति, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की शक्ति। वो किसी आंतरिक और बाहरी दबाव महसूस ना करे जब भी कोई निर्णय लिया जाने वाला हो। तो राज्य अपने आंतरिक मामलों में पूर्णतः सर्वोच्च हो और बाहरी मामलों में वो पूर्णतः स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके। यदि ऐसी पावर राज्य के पास है तो वो संप्रभुता कहलाती है। भारत एक संप्रभु राज्य है। जब हम ब्रिटिश शासन के अधीन थे, भारत संप्रभु नहीं था, क्योंकि भारत के मामलों में जो निर्णय लेने की जो पावर है वो ब्रिटेन के पास थी। लेकिन जब हम स्वतंत्र हुए उसके बाद हम संप्रभु हैं, क्योंकि हम आंतरिक मामलों में पूर्णतः सर्वोच्च हैं। हम कोई भी निर्णय लेने में सक्षम है भारत अपने आंतरिक मामलों में, और बाहरी मामलों में भी हमें किस देश के साथ संबंध रखने हैं, नहीं रखने हैं, विदेश नीति के संदर्भ में क्या निर्णय लेना है, नहीं लेना है, ये भारत स्वयं निर्धारित करता है। तो भारत एक संप्रभु राज्य है। फिर एक शब्द आती है, शब्दावली है कानूनी संप्रभुता। कानूनी संप्रभुता का मतलब है कि संप्रभुता की शक्ति है वो तो राज्य के पास है। किसके पास है? राज्य के पास। लेकिन इस शक्ति का जो प्रयोग होगा वो कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका, जैसे भारत के संदर्भ में बात करूं तो वर्तमान में जो कार्यपालिका है इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, जो केंद्रीय कार्यपालिका है इसमें ये आते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, वो इसका प्रयोग करती है। इसको बोलते हैं कानूनी संप्रभुता। पुराने समय में यदि बात करूं मैं, जब राजा महाराजाओं का शासन था, आधुनिक युग से पहले की यदि हम बात करें, उस दौर की बात करें हम, लोकतंत्र के आने से पहले जो राजतंत्र चल रहा था उस समय, तो उस समय जो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग है वो कौन करता था? राजा। सारी शक्ति, वही कानून का निर्माता होता था, वही कानून बनाता था, वही किसी व्यक्ति को दंड देने की और पुरस्कार रखने की क्षमता रखता था। दंड देने की शक्ति भी उसके पास थी। तो जब कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग, जो संप्रभुता की शक्ति का प्रयोग जब कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? कानूनी संप्रभुता। कई समर्थक इस कानूनी संप्रभुता का समर्थन करते हैं, जिस बौंदा, ऑस्टिन, हॉब्स, बेंथम, जोसेफ रजा, ये कुछ विद्वान हैं जो कानूनी संप्रभुता के समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार हॉब्स भी कानूनी संप्रभुता का समर्थक है। वो यद्यपि संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं करता है, फिर भी वो कानूनी संप्रभुता का समर्थक है। वो कहता है कि जब एक कल्पित प्राकृतिक अवस्था थी, लोग अराजकता की स्थिति में रहते थे, अपनी सामाजिक समझौते को सिद्ध करने के लिए वो एक कल्पित प्राकृतिक अवस्था का चित्रण करता है। वो कहता है किसी समय एक प्राकृतिक अवस्था हुआ करती थी, उस समय लोग आपस में झगड़ा करते थे, उनका जीवन संघर्षमय था, जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत चलता था, आत्मरक्षा का अधिकार था वहां लोगों को, अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ भी करना चाहो करो,
क्योंकि उस समय न तो कानून था, न नैतिकता थी, न नियम थे, न राज्य था, न सरकार था, और न समाज था। तो ऐसी स्थिति में जो अराजकता की स्थिति थी उससे बचने के लिए कुछ समझदार लोगों ने एक समझौता किया, और उन समझौते में क्या तय हुआ कि सारे के सारे जो लोग हैं वो अपने अधिकार एक शासक को दे देंगे, और इसके बदले शासक हमारी रक्षा करेगा, हमारे आत्मरक्षा का जो अधिकार है, आत्मरक्षा है, उसकी वो ध्यान रखेगा, उसको खंडित नहीं होने देगा, वो हमारी रक्षा करेगा। तो इस प्रकार एक शासक बना, और शासक का नाम रखा गया लेवियाथन। अभी लेवियाथन ही शासक है, इसके बारे में हॉब्स कहता है कि शासक सर्वोच्च है, इसका प्रत्येक शब्द कानून है, ये आगे कानूनी संप्रभुता, क्योंकि कार्यपालिका का प्रधान है, यही राजा है, राजा का जो आदेश है वो कानून है, लोगों को उसकी सारी बात माननी पड़ेगी, वही न्याय का स्रोत है, वही दंड देने वाला है, वही पुरस्कार देने वाला है, सारी शक्ति इसमें निहित थी, इसका प्रत्येक शब्द ही कानून है, इसको किसी भी व्यक्ति को दंड देने की शक्ति है। सारी शक्ति का स्रोत कौन है? लेवियाथन, ये राजा दैत्य तिमिंगल, इसे लेवियाथन कहा गया है। सारी शक्ति, सारी पावर इसके पास है, तो इसे बोला गया है कानूनी संप्रभुता। और वो कहता है कि संप्रभुता की शक्ति जो उसके पास है वो अदेय है, अहस्तांतरणीय है, अविभाज्य है, किसी को दी नहीं जा सकती, वो किसके पास रहेगी? केवल लेवियाथन के पास, शासक के पास। तो इस प्रकार जो हॉब्स हैं वो कानूनी संप्रभुता का समर्थन करते हैं, और संप्रभुता की सारी जो शक्ति है वो शासक के रूप में लेवियाथन अर्थात कार्यपालिका को मानते हैं, और इस आधार पर हॉब्स निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हैं। मैं पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं कि जो इंग्लैंड में 1629 के बाद जो संसद और जो राजा के मध्य जो संघर्ष तेजी से बढ़ा कि इंग्लैंड में संसदीय राज्य होना, संसद का शासन होना चाहिए या फिर वो राजतंत्र होना चाहिए, इसको लेकर जब विरोध बहुत तेजी से बढ़ गया, और 1649 में जो संसद के अधिकारों का जो समर्थन गुट कर रहा था, उसका नेता था क्रॉमवेल, उसके समर्थन में जो सरकार बनी, और जो राजतंत्र के जो राजा थे उस समय, चार्ल्स प्रथम, उनको मृत्युदंड दे दिया गया। तो हॉब्स इसका विरोध करता है, गणतंत्र के आने और राजतंत्र के चले जाने का वो विरोध करते हैं, क्योंकि वो कट्टर रूप से निरंकुश राजतंत्र के समर्थक थे। तो निरंकुश राजतंत्र को के समर्थन के रूप में ही उन्होंने अपना सिद्धांत दिया है, और जब वो कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत देते हैं लेवियाथन के रूप में एक शासक की नियुक्ति के पश्चात, वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को इनकी बात माननी चाहिए, इनके आदेशों निर्देशों का पालन करना चाहिए, तो वो कानूनी संप्रभुता का समर्थन करते हैं, निरंकुश राजतंत्र का वो समर्थन करते हैं। तो ये उनके हो गए संप्रभुता संबंधी विचार। अब हम बात करते हैं व्यक्तिवाद संबंधी विचार पर। जब हमने हॉब्स के सामाजिक समझौते का सिद्धांत पढ़ा, तो कहीं न कहीं उसके सामाजिक समझौते के विचार में शुरुआत में सर्वाधिकारवाद नजर आ रहा है। कैसे नजर आ रहा है? जब लोगों ने शासक को चुन लिया और प्रत्येक व्यक्ति को शासक की हर बात मानना जरूरी है, लोग उसकी बात का विरोध नहीं कर सकते, शासक ही कानून का निर्माता है, वही कानून का स्रोत है, वही दंड देने वाला है, वही न्याय का स्रोत है। जब सारी शक्ति राजा में है, लेवियाथन में है, तो कहीं न कहीं जब हम शुरू में जब हॉब्स के विचारों को पढ़ते हैं तो हमें क्या नजर आ रहा है? सर्वाधिकार, क्योंकि सारी पावर किसके पास है? लेवियाथन के पास, सारी शक्ति, सारे अधिकार। तो यहां पर हमें हॉब्स के विचार सर्वाधिकारवादी नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके पश्चात हॉब्स कुछ बातें बोल देता है। मैंने बताया भी था सामाजिक समझौते के सिद्धांत में कि हॉब्स बात में जब सामाजिक समझौता हो गया, शासक नियुक्त हो गया, व्यक्ति को सारी बात शासक की माननी चाहिए, उसके बाद हॉब्स एक बहुत जरूरी बात बोलते हैं कि यदि लोगों के जीवन का अधिकार संकट में है, यदि शासक लोगों को भोजन, पानी, वायु से मना करता है, यदि लोगों के जीवन के अधिकार को संकट में डालता है, तो लोग शासक का विरोध कर सकते हैं। तो जैसे ही ये बात हॉब्स बोलता है,
जो हॉब्स का जो अब तक जो सर्वाधिकारी रूप नजर आ रहा था उसके विचारों का, वो किसमें चेंज हो जाता है? व्यक्तिवाद में। हॉब्स व्यक्तिवादी हो जाता है। तो इस प्रकार हॉब्स के चिंतन में सर्वाधिकारवादी नजर आ रहा है और व्यक्तिवाद के दर्शन भी होते हैं। कुछ जो विचार हैं वो सर्वाधिकारवाद की ओर इशारा करते हैं और कुछ विचार व्यक्तिवाद की ओर। सर्वाधिकारवाद जैसे सारे अधिकार शासक को दे देना, कानून का स्रोत शासक होना, न्याय का स्रोत शासक होना, कानून संप्रभुता की सारी शक्ति शासक के पास होना, सारे लोगों का सारे अधिकारों को शासक को दे देना, ये सर्वाधिकारवाद है। लेकिन कुछ विचार हैं वो किसकी ओर इंगित करते हैं? व्यक्तिवाद की ओर भी। जैसे हॉब्स प्राकृतिक अवस्थाओं के बारे में कहता है कि मनुष्य समान है, कुछ मनुष्य शारीरिक रूप से तो कुछ मनुष्य मानसिक रूप से बलशाली हैं, लेकिन जो कुल मिला के जो परिणाम है वो लगभग जो मनुष्य लगभग समान, मनुष्य लगभग क्या है? समान है। तो ये व्यक्तिवाद की ओर इशारा कर रहा है। व्यक्तिवाद वह विचार है जो व्यक्ति को साध्य मानता है। वो कहता है कि राज्य को कम से कम व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता ज्यादा जरूरी है, राज्य को व्यक्ति के मामलों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। ये विचार क्या कहलाता है? व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद का सुधरा हुआ रूप है वो उदारवाद है। समर्थकों की बात करें तो एडम स्मिथ है, रिकार्डो, माल्थस, ऐसे कई जो विचारक हैं, जॉन लॉक यदि हम बात करें जो हॉब्स के बाद आएंगे, वो व्यक्तिवाद उदारवाद के बहुत बड़ा प्रवक्ता भी हैं। तो ये कुछ विचारक हैं जो व्यक्तिवाद के समर्थक हैं। तो व्यक्तिवाद हॉब्स के दर्शन में भी नजर आ रहा है, जो बोलते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में लगभग सभी मनुष्य समान हैं, कुछ शारीरिक रूप से बलशाली है, कुछ मानसिक रूप से बलशाली हैं। तो जो परिणाम है इसका मतलब ये है कि मनुष्य लगभग समान है। तो मनुष्यों पर ये उनके सामान मान रहा है, कहीं मनुष्य को साध्य मान रहा है, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा तत्व जो ये बताता है कि हॉब्स व्यक्तिवादी हैं, वो ये है कि लोग अपने आत्मरक्षा के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए, आत्मरक्षा के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए क्या कर रहे हैं? समझौता। क्या कर रहे हैं? समझौता। लोगों को जरूरत है, लोगों के जीवन का अधिकार, उनको उसे बढ़ाना बचाना है। आत्मरक्षा के अधिकार के लोगों ने अपनी प्राकृतिक अवस्था का त्याग किया जो अराजकता से युक्त थी, और अराजकता से युक्त उस प्राकृतिक अवस्था को छोड़कर वो उन्होंने सामाजिक समझौता किया और राज्य, समाज और सरकार की स्थापना की और एक शासक को चुना जो उनके आत्मरक्षा के अधिकार को सुरक्षित रख सके। तो यहाँ भी कहेंगे जो ये तत्व है, लोग अपने आत्मरक्षा के अधिकार के लिए सामाजिक समझौता कर रहे हैं, वो भी व्यक्तिवाद से जुड़ा हुआ है। और तीसरा पॉइंट ये है, मैंने बताया सामाजिक समझौते में कि लोग यदि जीवन का अधिकार, सामाजिक समझौता हो गया, शासक बन गया, लोग शासक की बात सारी मान रहे हैं, उसके नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन यदि जीवन का अधिकार संकट में है लोगों का उस राज्य में, तो लोगों को उसका विरोध करने का अधिकार है, विरोध का अधिकार है। मैंने बताया ना कि इंग्लैंड का जो दर्शन है उदारवादी दर्शन है, और कोई भी विचारक जो इंग्लैंड का है वो अपने उदारवादी दर्शन से अछूता नहीं रह सकता। हमें शुरुआत में हॉब्स के विचारों में सर्वाधिकारवाद नजर आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े वो सर्वाधिकारवाद से व्यक्तिवाद की ओर मुड़ जाते हैं। तो कहीं कहीं उनके दर्शन पर भी इंग्लैंड के जो उदारवाद या व्यक्तिवादी जो दर्शन है उनकी छाप नजर आती है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब राज्य में लोगों का जीवन का अधिकार संकट में होता है, शासक लोगों को उनके भोजन, पानी, वायु से मना करता है, जीवन के अधिकार को संकट में डालता है, तो लोग उसका विरोध कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जो हॉब्स के व्यक्तिवादी होने की ओर भी इशारा करते हैं। कुछ विचार ऐसे हैं जो उनके सर्वाधिकारवादी की ओर भी इशारा कर रहे हैं। तो हॉब्स के चिंतन में हमें सर्वाधिकार और व्यक्तिवाद दोनों नजर आता है।
तो इस प्रकार हमने हॉब्स के विचारों को अच्छे से पढ़ लिया। पूर्व के वीडियो में जीवन परिचय, उनकी पुस्तकों के बारे में, उनके सामाजिक समझौते के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में हमने उनके संप्रभुता और व्यक्तिवाद संबंधी विचारों को पढ़ा। अगले वीडियो में हम जॉन लॉक, जो उसे प्रथम उदारवादी विचारक भी कहा गया है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत आभार।